दोस्तों ये देखो, ये गंदी हो रही है ना एकदम। क्यों गंदी हो रही है? क्योंकि आज इसको टेस्ट किया हमने 150 किलोमीटर। जी हाँ, ना केवल हमने सिटी में चलाई है ये गाड़ी हमने हाईवे पे चलाई है। एंड घाट सेक्शन कैसे भूल सकते हैं जब आप उदयपुर जैसे लोकेशन में हो। तो आज होंडा एलिवेट मेरे साथ में है और आज इसका जो है वो डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू लेके आऊंगा। इस रिव्यू के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रिव्यू देखने की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली ड्राइव रिव्यू की। तो हम इसको ड्राइव करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये जो है वो एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। होंडा लेट तो है लेकिन देर आए तो दुरुस्त आए, और दुरुस्त आए तो इस तरीके से आना चाहिए कि होंडा एलिवेट सबको पसंद आ जाए। अब मैं इस गाड़ी को एक ऐसी एज ग्रुप में जरूर शामिल करना चाहता हूं, 30 या 30 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो होंडा एलिवेट की तरफ आंख बंद करके झुक सकते हैं। इसका जो डिजाइन है वो बिजी नहीं है, एक्स्ट्रा बिजी नहीं है, जैसे कि आप सेल्टॉस में देखते हो। एकदम नीट, क्लीन, क्रिस्प डिजाइन है, सोफिस्टिकेटेड डिजाइन हम इसको कह सकते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप को जस्टिफाई करता है बिकॉज ऑफ द सोफिस्टिकेटेड लुक्स इट्स हैविंग। तो चलिए, क्यों करना देरी, हम जानेंगे आज इसके इंजन के बारे में। क्यों ये 3000 आरपीएम के बाद में रॉकेट बनता है, कैसे बनता है, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, स्टेबिलिटी, हैंडलिंग, टेक्नोलॉजी, वो तमाम चीजें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेट्स ड्राइव दिस कार। चलिए दोस्तों, स्ट्रेट अवे पहले तो ड्राइव की तरफ आपको लेके चलते हैं। और जब ड्राइव की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, इंजन एक ही है, ट्रांसमिशन भले ही अलग है। फिलहाल हम चला रहे हैं एक मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी कि आता है एक 6 स्पीड फॉरवर्ड एंड एक रिवर्स गियर के साथ में। अब अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरीके की फॉब है जो आपको नजर आएगी, और ये काफी टाइम से होंडा जो है वो अलग अलग गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहा है। होंडा सिटी में, अमेज में, जैज में, या पहले WRV में भी इस्तेमाल करता था। सेम की जो है वो आपको नजर आती है एलिवेट के अंदर भी। इसके अंदर कोई ज्यादा बदलाव एक्चुअली नहीं है। इसके अंदर कोई इंजन स्टार्ट स्टॉप वाली फीचर भी का बटन भी नहीं है जो आप अक्सर सिविक में देखते थे या दूसरी गाड़ियों में भी देखते थे। तो की फॉब के रख देते हैं फिलहाल और इस इंजन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसे लेके चलते हैं। देखो, सीट बेल्ट लगानी बहुत जरूरी है, तो ये तो प्राइमरी काम हमने यहाँ पे कर दिया। देखो, यहाँ पर जो है वो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं आती। तो अगर आप यहाँ से क्रॉस कंपटीशन देखें तो क्रेटा एंड सेल्टॉस दोनों के पास ही जो है वो इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक का ऑप्शन आता है। चलिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आप देखोगे ना तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जस्ट साइड में दिया गया है और वो छुपता है। अगर आप एक बार यूज टू हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार चला रहे हो तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ढूंढने में आपको थोड़ी सी मशक्कत होगी। चलिए जी, we have crossed 100, we have crossed 120. अब देखो, आपको सबसे पहला इंप्रेशन इस इंजन का नजर आएगा कि ये थोड़ा वोकल है। आवाज आपको हायर आरपीएम में और बढ़ती हुई नजर आएगी। बेस्ट पार्ट ये है कि वोकल होने के बावजूद भी जो टोन है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको इरिटेट करे, एकदम परेशान करे, या उसके वाइब्रेशन जो है वो इंजन के थ्रू आउट द बॉडी फैले हों, जैसे अक्सर हम डीजल इंजन के साथ में देखते हैं। अब तो डीजल भी काफी रिफाइंड हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ में सबसे बेस्ट बात यह है कि ये वोकल तो जरूर है, लेकिन एक स्वीटर एंड पर जो है वो वोकल है, वो चीज है। आप हायर आरपीएम पे जरूर उसकी आवाज जो है वो और बढ़ते हुए देखोगे। जब एनवीएच की बात उठी है तो मैं वाइब्रेशन भी बता दूं, वाइब्रेशन थ्रू आउट द बॉडी कहीं नहीं आपको देखने को नजर आएगा। अभी मैं मैनुअल चला रहा हूं, तो अगर आप फुट को रेस्ट कर रहे हो ना, अगर आपकी आदत है क्लच के ऊपर रेस्ट करना, विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस और वो काफी गलत प्रैक्टिस, वो क्लच की जो लाइफ है ना उसको काफी रिड्यूस करता है। अब जब क्लच की लाइफ रिड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली एक रॉन्ग प्रैक्टिस, तो वो ना करो। अगर आपकी नहीं प्रैक्टिस है तो आपको वाइब्रेशन थ्रू आउट द बॉडी कहीं नजर नहीं आएगी, बस इसके क्लच में हल्के से वाइब्रेशन जरूर मैं महसूस कर पाता हूं अगर मैं उसके ऊपर हल्का रेस्ट करता हूं तो। बाकी गियर लीवर के बारे में बात करें तो उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, स्टीयरिंग पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, बॉडी पैनल पे कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो एनवीएच के मामले में मार्क्स अच्छे दूंगा अगर हम इस इंजन की केवल वोकल नॉइस को इग्नोर कर दें तो। चलिए, अब इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि अब लोग अक्सर कंफ्यूज हैं, क्योंकि यार ये जो इंजन है वो आप सिटी में देखते हो, ठीक है, और सिटी के अलावा ये BRV में आया करता था, मोबिलियो में आया करता था। इट इज द सेम इंजन, BS6 स्टेज 2 रेडी है, लेकिन इस इंजन की खासियत ये है कि जैसे ही आप जब इसको सिटी में चलाओगे तो ये आपको लगेगा यार ठीक है इंजन, मतलब डिसेंट आपको जो है वो परफॉर्मेंस देगा। बट द फैक्ट इज जैसे ही ये 3500 आरपीएम क्रॉस करेगा तो आपको वो VTEC की किक देगा और तब आपको महसूस होगा कि यार ये तो बहुत
फास्ट है, मैं तो उसको काफी अंडररेट कर रहा था इंजन को। तो वो सेटअप में अगर आप जाएं, अगर आप सिटी एंड हाईवे दोनों सेटअप में देखो ना, तब आपको रियलाइज होगा कि यार नहीं, काम तो होंडा ने अच्छा किया है इस इंजन के साथ में, और यही रीजन है कि ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी सक्सेसफुल रहेगा। इसके अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एक टर्बो इंजन की भी। मैं दोबारा से दिखाता हूं, अभी मैं 2500 आरपीएम पे चल रहा हूं एंड आई एम इन 4th। अब मैं 3 पे डाउनशिफ्ट करता हूं, ये देखो अब 4000 क्रॉस करते ही तो ये रॉकेट हो जाता है इंजन। उसके बाद आपके पास में बहुत अच्छा पुल होता है, यानी कि जो इसकी हाई रेंज है ना दोस्तों, वो कमाल की आपको हाई रेंज मिलेगी। यानी कि जब आप हायर आरपीएम्स पे चल रहे होंगे तो डेड नहीं होता है अनटिल अनलेस आप एक सर्टेन आरपीएम्स को क्रॉस ना कर दें। और होंडा से एक छोटी शिकायत यहाँ पर ये है कि उन्होंने इसको स्पीड लिमिट को जो है वो 160 पे सेट किया है, उससे ऊपर आप नहीं लेके जा सकते। अब आई डोंट नो इलेक्ट्रॉनिकली किया है या मैकेनिकली भी इससे ज्यादा जो है वो नहीं जा पा रही है। ये इसके ऊपर जस्टिफिकेशन, बहुत क्लैरिटी यहाँ पर जो है वो नहीं है। देखो लेन कीप असिस्ट की जो है वो वार्निंग यहाँ पर आ गई थी तुरंत, और एमआईडी में भी शो रही थी कि आप अपनी लेन में चले। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि ये जो इंजन है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्पीड लिमिट किया गया है, एंड वो एक थोड़ी शिकायत रहेगी उन लोगों के लिए जो अक्सर तौर पर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, तेज चलने की कोशिश करते हैं, तो या फिर स्पीड जो है वो हायर स्पीड्स पर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ अगर आपको कभी सर्किट्स पे ले जाने का मन हुआ, बुधन रन सर्किट या जितने भी सर्किट है इंडिया में, वहाँ ले जाने का मन हुआ, तब आपको थोड़ा सा लगेगा यार 160 थोड़ी कम जो है वो स्पीड लिमिट यहाँ पे रहती है, जबकि मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल इस इंजन के अंदर है। हमने इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में बात किया, हमने यहाँ पर एनवीएचएस के बारे में बात करा, जरा माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज अ की पॉइंट। जब हम माइलेज के बारे में बात करते हैं ना, तो ये आपको डिसेंट माइलेज दे देगी। अभी 12.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये माइलेज तब दे रही है जब हम गंदी तरीके से रेव कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस को। तो उन तमाम जगहों पर आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ, ये जो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर क्षमता है थोड़ा और ज्यादा जाने की। जबकि होंडा जो है वो क्लेम कर रहा है 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर की ही माइलेज। अगर आप सीवीटी लेते हो 16 वरना 15 तक जो है वो यहाँ पर होंडा क्लेम कर रहा है। दैट इज द साइड पार्ट। अगर होंडा क्लेम कर रहा है तो ऑब्वियसली इन रियल लाइफ इसको समवेयर अराउंड 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर के करीब देना चाहिए। बट जिस हिसाब से एमआईडी शो करती है, कभी कभी तो स्ट्रेंज हो जाता है, जब हाईवे पे चलते हो देन इट इवन जंप्स 18 किलोमीटर पर लीटर। तो वो चीज मुझे यहाँ पर लगता है कि तब फिर पोटेंशियल नजर आता है कि नहीं, इस गाड़ी के अंदर पोटेंशियल अच्छे माइलेज देने की भी है। दोस्तों ट्रांसमिशन वही होंडा सिटी वाला ही इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आपको छोटे गियर शिफ्ट्स ही नजर आएंगे। उनके अंदर प्ले भी नहीं है अननेसेसरी का कि आपको रियलाइज हो कि यार मतलब गियर के अंदर बहुत आगे तक या बहुत पीछे तक मुझे शॉर्ट गियरिंग है। शॉर्ट गियरिंग इन द सेंस जो प्ले है वो शॉर्ट है। वैसे अगर हम गियर रेशियो के बारे में बात करें तो दैट इज गुड। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चौथे पे चल रहे हो तकरीबन 50 के आसपास तो आपको थर्ड गियर की जरूरत पड़े। तो गियरिंग इज गुड, गियर रेशियो इज गुड, उसको लेके कभी भी शिकायत पहले भी नहीं थी होंडा के साथ में, अभी भी नहीं है। सीवीटी अभी तक हमने चलाया नहीं है, तो सीवीटी जब चलाएंगे तो आपके पास में रिव्यूज का जरूर आएगा। उसके अंदर पैडल शिफ्टर्स भी आए हैं, और इस बार जो है वो सीवीटी को उन्होंने लिमिट कर दिया है एक गैप पर, यानी कि जब आप सीवीटी को चलाओगे तो हल्का सा एक जर्क महसूस करोगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ आप गियर चेंज हुआ है। तो दैट इज अ गुड थिंग। मुझे लगता है वो अच्छी चीज किया होंडा ने इस बार। आपको रियलाइज होता है वो इनफाइनाइटली रेव नहीं करता है, रेव करता हुआ नहीं चला जाता है, और रेवर बैंड इफेक्ट भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से कम हुआ है। दोस्तों स्टीयरिंग इज चुम्मेश्वरी, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टीयरिंग का फीडबैक इज गुड। मतलब मैंने इसको जो है वो स्टीयर करके देखा है हाईवेज पे, मैंने इसको सिटी में स्टीयर करके देखा है, तो स्टीयरिंग के मामले में इट इज गुड। फालतू का प्ले नहीं है स्टीयरिंग के अंदर भी, अननेसेसरी का जो है वो स्टीयरिंग में ओवर स्टीयर नहीं होती है। अगर आप एक कमांड दे रहे हो तो ओवर स्टीयर नहीं हो जाती है। डिसेंटली वेटेड है, उसका मजा है गाड़ी के अंदर। जब हाईवे पे लेके चलोगे, जब कॉम्प्लेक्स जगहों से निकालोगे इस गाड़ी को, तो आपको ये चीज तो रियलाइज हो जाएगी हाँ यार मतलब बढ़िया स्टीयरिंग के ऊपर काम किया है। बहुत सारे कंट्रोल्स आते हैं आपके पास में, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग है क्योंकि एडएस आता है इसके अंदर। वो तमाम चीजें इस गाड़ी के अंदर दी गई, जिसकी वजह से ये एक अच्छा पैकेज बनती हुई नजर आती है। हॉर्न पिच से थोड़ा मुझे से लगा कि उसके अंदर हल्का सा और पिच जो है वो हो सकती थी, तो वो डोमिनेटिंग फैक्टर जरूर आ जाता जब आप हाईवे पे चलते। तो एक गाड़ी को डोमिनेट कर सकते थे, फिर आप एक गाड़ी से आगे निकल सकते थे, उसको बता सकते थे कि दैट यू आर हैविंग दैट पिच। इसकी वजह से एक वेट जरूर आता है जब आप ट्रैफिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं। हैंडलिंग गजब की, बहुत अच्छे से सस्पेंशन ट्यून किए गए हैं, जिनकी वजह से ना केवल स्टेबिलिटी मिलती है हाईवे पे, बट हैंडलिंग भी अच्छी होती है। अब जरा हैंडलिंग के पार्ट को थोड़ा अलग रखते हैं, पहले स्टेबिलिटी के पार्ट को रखते हैं। जो सस्पेंशन है मैकफर्सन स्टड एंड टॉर्शन बीम ही इस्तेमाल करती है मैन्युफैक्चरर्स इस सेगमेंट में, जिसकी वजह से कॉस्ट एफिशिएंट है वो देखो, और परफॉर्मेंस भी उनकी ठीक रहती है, कभी शिकायत नहीं आती है। इसके साथ में सस्पेंशन बहुत अच्छे से ट्यून किए गए हैं। हाईवे पे चलो, एब्जॉर्ब्स द वेवी नेचर ऑफ द रोड,
अगर आप रोड पे चलोगे, कुछ खड्डेदार सड़कों पे चलोगे, तो पॉट होल्स को बहुत इजीली जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, पी जाती है, घूंट भर लेती है उन तमाम पॉट होल्स की। या उबड़ खाबड़ सड़कें भी हैं तो भी आपको ना ये रियलाइज कराएगी कि मैं देखो एक प्रीमियम गाड़ी हूं और मैं, मेरे अंदर सस्पेंशन खराब नहीं हो सकते, जिसकी वजह से आपको भी कॉन्फिडेंट होगा उन सड़कों पे निकालने में। तो ये जरूर है, सस्पेंशन के ऊपर अच्छा काम किया होंडा ने। अब जरा हैंडलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हैंडलिंग भी जो है वो अच्छी है। आप कट्स एंड कर्व्स करेंगे अगर, तो आपको ना मतलब कॉम्प्लेक्स जगहों पे कट्स करो, आप हाईवे पे जब भी ओवरटेक करेंगे, कट्स करेंगे, तो ये बॉडी में ना अननेसेसरी का बॉडी रोल नहीं है, रोल नहीं होती इधर से उधर कि भाई आप लेन चेंज कर रहे हो तो आपकी गाड़ी जो है वो बेवजह जो है वो इधर से उधर जा रही है, या बेवजह कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जा रही है जिसकी वजह से आपका कंफर्ट लूज हो जा रहा है, वो नहीं है। देखो टेस्ट हमने बहुत अच्छे किए थे इसके ऊपर, जब हम हैंडलिंग चेकआउट करना चाह रहे थे तो मुझे शिकायत नहीं आई हैंडलिंग को लेके, बढ़िया, आप बेफिक्र होके इसको खरीद सकते हो। हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी के मामले में सेफ गाड़ी है ये। ब्रेकिंग इज गुड, पैनिक ब्रेकिंग अगर आप करोगे तो गाड़ी स्टैंड स्टिल होती है, थोड़ा डिस्टेंस लेती है जरूर, एबीएस एंड ईबीडी कम्स इनटू द एक्शन, बट जिस तरीके से ब्रेकिंग की गई है तो वो भी कमाल की है, मतलब शिकायत नहीं है ब्रेकिंग में बिल्कुल भी। एबीसी पेडल के बीच में गैप्स काफी अच्छे हैं, इनफैक्ट यू हैव अ डेड पेडल, बट जो डेड पेडल है वो इंक्लाइंड नहीं है एक पोजीशन पे, ऐसा सीधा नहीं खड़ा है, वो थोड़ा डेड सा ही है। अगर हम उसके नाम को प्रॉपरली जस्टिफाई करें तो वो थोड़ा डेड सा ही है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्लैंट दे देनी चाहिए थी। बट हाँ, एबीसी पेडल्स जो है, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच पेडल, तीनों पेडल के बीच में कमाल की डिस्टेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार अब ब्रेक मारो तो एक्सीलरेटर या एक्सीलरेटर पेडल के और ब्रेक के पेडल के बीच में अक्सर जो छोटी गाड़ियां होती है उनके बीच में ना डिस्टेंस काफी कम होता है, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, और जो इमेच्योर ड्राइवर्स हैं वो थ्रॉटल प्रेस कर देते हैं जबकि उनको ब्रेक प्रेस करना होता है, तो एक्सीडेंट का एक कॉज बनता है। जो व्यू है वो तो भाई इस सेगमेंट में बेस्ट व्यू ये ऑफर करती है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो जब आप फ्रंट का व्यू देखोगे ना तो इसका बोनेट काफी आगे तक जाता है, आपको रियलाइज होगा कि केवल मैं किसी को केबिन में बैठाऊं और उसको पूछूं कि भाई ये कितने लेंथ की गाड़ी होगी, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, या मैं इसको किस तरीके की एसयूवी की टाइप में आप इसको क्रेडिट करोगे, तो वहां पर लोग कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि सबको ये रियलाइज होगा कि यार ये कॉम्पैक्ट एसयूवी तो नहीं है अगर वो बोनेट को जज करेगा तो बोनेट बहुत ही ज्यादा स्मार्टली लंबा रखा गया है। और इसका ना एडवांटेज आपको मिलता है जब आप गाड़ी को लेके चलेंगे कॉम्प्लेक्स जगहों में, मार्केट में निकालोगे या ऐसे सड़कों पे निकालोगे जहां पर ज्यादा गैप तो नहीं है लेकिन आपको बड़ी गाड़ी होने की वजह से निकालना पड़ेगा, तो आपके पास में ना व्यूइंग कैपेसिटी काफी अच्छी है, इसका विंडशील्ड भी काफी बड़ा है, उसमें कोई मशक्कत नहीं है। इनफैक्ट ए पिलर भी एप्रोप्रिएटली डिजाइंड है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है, कहीं पर भी मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। जो ओआरवीएम है वो मुझे लगा कि हल्के से जो ना वो आगे की तरफ पोजीशन किए जाने चाहिए थे, उनको थोड़ा ज्यादा एंगल दे दिया है जिसकी वजह से मुझे ज्यादा मुड़ना पड़ता है जब मैं ओआरवीएम को एक्सेस करता हूं, तो ये चीज जरूर मुझे फील हुई कि ओआरवीएम को थोड़ा पीछे की तरफ रख दिया है, उसको हल्का सा आगे होना चाहिए था। दोनों तरफ की ओआरवीएम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा देखो मूवमेंट ना मेरी कुछ ज्यादा होती है, वो चीज मुझे लगा। बाकी पीछे का जो व्यू है वाईआरवीएम काफी बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट उसमें सी पिलर तक जो है वो नोटिस होते हैं, एंड हेडरेस्ट तो ऑब्वियसली हल्का सा किल करते हैं उसके व्यू को, दैट इज समथिंग जो हर एक गाड़ी के अंदर है, तो उसके ऊपर शिकायत नहीं कर सकते हैं। बीच में क्योंकि एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है इस वजह से और व्यू आपको ज्यादा मिलता है। अभी आप प्रो में मानो या कॉन में करो, इट्स अप टू यू, क्योंकि इट्स टोटली योर कॉल कि आप कितने लोग इसके अंदर बैठाओगे। अगर आप 5 लोग बैठ के चलेंगे तो मुझे लगता है वो बीच वाला हेडरेस्ट होना जरूरी था, चाहे भले ही वो छोटा दे दे जैसे अक्सर मैन्युफैक्चरर करते हैं। दोस्तों गाड़ी के अंदर इस्तेमाल किए गए टायर जो है ब्रॉडर रखेंगे, 215 सेक्शन रखेंगे, जो कि आप देखोगे तो होंडा की डिजाइन फिलोसफी में नहीं है ब्रॉडर टायर्स देना, 215 रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब ये लॉन्च होने वाली तो उससे पहले ये लग रहा था कि यार 195 या 205 के आसपास ना रख दें, जो कि एक्चुअली सब कॉम्पैक्ट में भी अब नहीं आ रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होंडा सिटी में आपने देखा छोटे टायर्स हैं, आपने WRV में देखा छोटे टायर्स हैं, जैज में देखा छोटे टायर्स हैं, ब्रायो में देखा तब भी छोटे टायर्स थे, तो यहाँ पर भी ऐसा रियलाइज हुआ मुझे। लेकिन उस चीज के ऊपर होंडा ने यहाँ पे काम किया, एंड वो जो फ्रिक्शनल लॉसेज हैं उसको कम करने के लिए ऑब्वियसली किए जाते हैं वो छोटे टायर्स, और माइलेज ज्यादा जो है वो ऑफर करे। तो यहाँ पर 215 टायर्स दिए गए, बट टायर्स के अंदर किसी प्रकार की रोड नॉइज नहीं है, टायर नॉइज नहीं है, बेसिकली मैं ये कहूंगा। और जब गाड़ी चलती है ना तो एरोडायनामिकली डिजाइन की गई है, ऐसा एक्सेसिव विंड नॉइज भी गाड़ी के केबिन के अंदर नहीं आता है, जो एनवीएच का पार्ट है मैं बताना भूल गया था, तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों सिटी में ये गाड़ी ना काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि सस्पेंशन मैंने बताया था आपको काफी अच्छे ट्यून की गए हैं। हाईवे पे इस स्टेबिलिटी गजब की, तो दोनों ही लोग जो सिटी के लिए प्रेफर करना चाह रहे हैं, जो हाईवे के लिए प्रेफर करना चाहते हैं, इनफैक्ट वो लोग भी जो उसको शॉफर के लिए लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये अच्छी चॉइस रहेगी उन लोगों के लिए। कंफर्टेबल काफी अच्छे हैं, स्पेशली मैं बार बार आपको ना उस तरफ झुकाना चाह रहा हूँ, उस पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि इसके सस्पेंशन सेटअप पे अच्छा और कमाल का काम किया गया है, मुझे ये महसूस हुआ।
दोस्तों फ्रंट के जो कंफर्ट है उसमें तो आपको कोई शिकायत नजर नहीं आएगी। एक शिकायत ये है कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मोड्स आ सकते थे, ताकि अपने सीट को इलेक्ट्रॉनिकली आप एडजस्ट कर पाओ। दूसरा इसके जो सेकंड रो है ना, उसमें थोड़ा सा और कंफर्ट को लेके ध्यान दिया जा सकता था। कैसे? एक तो रिक्लाइन एंगल तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडर सपोर्ट इज ऑल्सो गुड, हेडरूम इज ऑल्सो गुड 5 फुट 10 इंच के हिसाब से। शोल्डर रूम को एक तो लेके यहाँ पर मुझे लगता है कि 5 लोग नहीं फिट इन कर पाएंगे। और किया सेल्टॉस एंड क्रेटा या कुशैक जैसी गाड़ियों से अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे शोल्डर रूम थोड़ा कम रियलाइज हुआ इस गाड़ी के अंदर पर्टिकुलरली। और ना एक चीज और है, जब आप नी रूम एंड लेग रूम के बारे में बात करते हैं, इट इज हैविंग गुड नी रूम। लेग रूम जो है वो मेरे पैर क्योंकि एक एंगल पे सेट थे, मेरा जो शू साइज है वो 10 नंबर्स का है, जिसकी वजह से बड़ा पैर है मेरा, और वो ना कभी कभी सीट्स पे टच होता है, तो ये मुझे रियलाइज हो रहा है। बाकी तो वो एक एंगल दिया गया है, हो सकता है वो कंफर्ट के लिए दिया गया, क्योंकि ये जनरली आप कार्स में नहीं देखते हो। फ्रंट की सीट्स इज कंफर्टेबल, पीछे की सीट्स आर आल्सो कंफर्टेबल। आप चाहे तो 500-600 किलोमीटर बड़े आराम से इस गाड़ी के अंदर कर सकते हैं बिना किसी थकावट के, दैट्स फॉर श्योर। देखो रात में इसकी विजिबिलिटी नो डाउट अच्छी आएगी। दो आपके पास में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है एंड दोनों में एलईडीज है। इनफैक्ट जो फॉग लैंप है वो भी प्रोजेक्टर सेटअप है, तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाई बीम असिस्ट आपके पास में आता है, जिसकी वजह से जब भी कोई सामने से आने वाली गाड़ी है वो लो बीम पे करेगी, ऑटोमेटिकली जो है वो हाई बीम पे करेगी। अब इसकी नाइट ड्राइव रिव्यू का अगर आप वेट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लो अभी भी, क्योंकि जिस दिन होंडा की गाड़ी मेरे पास में भेजेगी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो आपको नाइट ड्राइव रिव्यू यहाँ पर करके देगा, आपको बताएगा रात में चलने में कैसी है। हमने दिन में चला ली, हमने बहुत जगह जो है वो गाड़ी को देखा, रेन में देखा। वाइपर भी इसके ठीक है, मतलब मेरे को काफी अच्छे तो नहीं लगे। एक बजटेड गाड़ी वाले वाइपर्स दिए गए हैं, वो भी एक पॉइंटेड जेट थ्रो करता है, वो स्प्रेड नहीं होता है थ्रू आउट, जैसा आप सुजुकी की गाड़ी में देखते हो या आप ह्यूंडई की कार्स में देखते हो, वो वाला वहां पर जरूर मुझे लगता है कि जेट को लेके कॉम्प्रोमाइज किया गया है। एंड दोनों एंड पर जेट नहीं है, एक ही जेट है जो 3 वे आपको प्रोजेक्शन देता है वाटर का, वो मुझे लगता है कि चेंज हो सकता था। बाकी गाड़ी में और कुछ मुझे इशू ड्राइव के मामले से नजर नहीं आते हैं। और ये था मेरा ड्राइव रिव्यू जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो दोस्तों ड्राइव से तो हम आ चुके हैं, अब इस गाड़ी के बारे में कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो इसकी यूएसपी बनी हुई है, एंड कुछ ऐसी चीजें भी जो एक्चुअली इसके अंदर मिसिंग है। देखो ब्रोशर रीडिंग में मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, इसलिए ब्रोशर नहीं रीड करेंगे आज, आपको बताएंगे। देखो ये जो 2 प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है, रात में कमाल का व्यू देंगे। ये इसकी यूएसबी है। यूएसबी एक चीज और है, वो हेडलाइट टेक्नोलॉजी का ही है, और वो है ये फॉग लैंप यूनिट्स। अगेन जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। इट इज द मैक्सिमम यू कैन एवर गेट इन एनी कॉम्पैक्ट एसयूवी। पीछे से भी अगर आप देखें तो लुक्स इसके काफी अच्छे हैं। होंडा के लुक्स इंटरनेशनली कुछ ऐसे ही हैं पीछे से भी, एंड वो कनेक्टेड लैंप्स जाती हैं, ये लिट तो यहां तक होती है, लेकिन ये अच्छी लगती है, एकदम प्रोपोर्शनेट डिजाइंड है इसके रियर्स। अब इंटीरियर्स जरा चेकआउट करवाता हूं, वहां पर बताता हूं कमियां कहां कहां। तो इंटीरियर्स में जाने से पहले यहां अगर आप ये की होल देखोगे तो मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं यहाँ हाइड हो जाना चाहिए था, ताकि वो एकदम क्लीन डिजाइन यहां पर आता। चलिए अंदर चलते हैं, और यहाँ ये जो सीट्स हैं इनको होना चाहिए था यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में, सैडली नहीं आती है। अंदर चलते हैं गाइज, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी मिसिंग है। वेंटिलेटेड सीट्स इसके अंदर अभी भी ऑफर नहीं हुई है। पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, जो कि अब सेल्टॉस में अपग्रेड हो गया है, एंड ऑलरेडी क्रेटा के अंदर आया करता था। एंड ग्रैंड विटारा भी यहाँ पर अपने हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ में उसको ऑफर करती थी। एक चीज और, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑफर नहीं होता है ऑटो होल्ड के साथ। आइडल स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर जो है वो नहीं है, जो कि बेसिक है, एंड उनको आप एंट्री लेवल गाड़ियां जैसे पंच में भी देखते हैं। कुछ और चीजें दोस्तों, जैसे कि USB-C स्लॉट्स का जमाना है, उसमें भी अभी भी USB-A टाइप यहाँ पर जो है वो ऑफर की जाती हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होना चाहिए था, मुझे लगता है राइट साइड में वहाँ पे आपको एनालॉग मिलता है, एंड इनफैक्ट बीच में MID जो है वो कलरफुल है। लेफ्ट साइड में जो टेकोमीटर है वो है तो डिजिटल डिस्प्ले का पार्ट ही, बट उसको भी एनालॉग रखा गया है, एंड वो इतना एक्यूरेटली डिजाइन किया गया है कि आप राइट साइड के स्पीडोमीटर एंड लेफ्ट साइड के टेकोमीटर में डिफरेंस, कि कौन सा एनालॉग है कौन सा डिजिटल है, उसमें डिफरेंस निकाल पाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। अच्छी बात यह है नया डिजिपैड आ चुका है। आई डोंट नो इफ होंडा इज स्टिल क्लेमिंग इट एज डिजिपैड और नॉट, बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लिटरली काबिले तारीफ है, और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड वो तमाम जो OTA फीचर्स के अंदर आती हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पर ना कैमरा बेस्ड आपको एडवांस मिलता है, रडार बेस्ड और होता तो वो ज्यादा मजबूत होता, जैसे कि सेल्टॉस के अंदर आता है। 360 डिग्री कैमरा या फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स, कुछ इस तरीके की फीचर्स जो टेक सेविंग फीचर्स हैं एलिवेट के अंदर अभी भी मिसिंग है। मुझे लगता है उसके ऊपर होंडा थोड़ा सा ध्यान देती तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज होती है। स्पेस तो काफी कमाल की है, मतलब मुझे स्पेस से ज्यादा शिकायत नहीं है, बट थोड़ी शिकायत है। अगर आप यहाँ पर देखें शोल्डर रूम,
तो ये मेरे हाथ जितना ही शोल्डर रूम आ रहा है। जबकि मैंने एक क्रेटा के साथ में जब इसका कंपैरिजन किया तो तकरीबन 4 इंचेस की करीब स्पेस एक्स्ट्रा थी वहां पे। नी रूम इज गुड नहीं मैं कहूंगा, एक्सीलेंट। यहाँ पर नी रूम काफी अच्छी है। लेग रूम अभी भी मेरे जो पैर है वो ब्रश हो रहे हैं एक्चुअली सीट्स के ऊपर। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि जिस लिहाज से इसका लेग रूम बनाया गया है उसमें ना एक इंक्लाइन एंगल आता है। अब वो इंक्लाइन एंगल आने की वजह से पैर थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं। पीछे के एसी वेंट होने की वजह से सर्कुलेशन अच्छी होती है एंड पीछे वाले लोग कभी भी जो है वो परेशान नहीं होते। मुझे लगता है कभी भी अगर हेडरेस्ट डिजाइन करने के मामले में कोई अवार्ड्स दिए होते तो मैं जरूर होंडा को टॉप अवार्ड देता है यहाँ पे। रीजन बीइंग उनके हेडरेस्ट आर फिनोमिनल। ये देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ना कोई लग्जरी ब्रांड यहाँ पर याद आएगी केवल इस वाले पोर्शन से। अगर मैं देखूं ये वाले हेडरेस्ट भी अगर आप देखें नोटिस करोगे तो उनका डिजाइन इतना यूनिक है कि आपको देख के एक बार लगेगा यार मैं बिजनेस क्लास में तो नहीं अभी बैठा हूँ। वो तरीके की डिटेलिंग इसके डिजाइन में यहाँ पे रखी है होंडा ने, विच इज कमेंडेबल। गुड जॉब होंडा। देखो अभी मुझे वेरिएंट्स के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन अगर होंडा चाहे तो अपने बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग स्टैंडर्ड करके सबको चौंका सकती है। उसी चीज की जो है यहाँ पे कामना मैं भी करता हूँ। एंड प्राइसिंग ऐसी रखें, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा से होंडा की टीम से कि इतनी एग्रेसिव रखें कि क्रॉस कंपटीशन जाने का मन ही ना करे। हम सेल्टॉस को देखते हैं, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है वो, एंड हम क्रेटा को देखते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, स्टिल उसके अंदर एक अपग्रेड आना बाकी है। जैसे ही अपग्रेड आएगा तो कमाल की प्रोडक्ट वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों ये है होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है तो ग्लोबल प्रोडक्ट, लेकिन इंडिया में सबसे पहले उतारी गई है। एंड इसका लॉन्च भी जो है वो इंडिया में हो रहा है, अनवील भी इंडिया में जो है वो हुई थी। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है? क्या कॉम्पिटेटिव है क्या सेल्टॉस के साथ में या क्रेटा के साथ में कि नहीं? तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब भी तब तक करेंगे। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप लर्निंग कार बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। No, I didn't see the signs, 'cause you kept hiding it. Now slowly every part